नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रीलिम्स का, उसका प्रीवियस ईयर का जो ये सेट चल रहा है उसमें आज हम लोग करेंगे 1999 में जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, 43वीं बीपीएससी की परीक्षा जो हुई थी 1999 में, उसका हम लोग यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे। और हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, करेंट का जो है करेंट का क्वेश्चन छोड़ेंगे और मैथ का भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी 3 या 4 प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उसको मैंने एनालिसिस किया है, वहाँ पे उसका व्याख्या किया हुआ है। आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और डायरेक्ट चैनल पे भी जा करके आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो और भी बीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर उसको आपको देखना है तो फिर आप जा करके चैनल पे चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सभी सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नया जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। ओके, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 1999 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता था। तो देखिए 1991 के अनुसार जो होगा वो बिहार होगा। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, 1 में यूपी, 2 में महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है, ठीक है, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोयले से चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बरौनी, चंद्रापुर और सुल्तानडी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित किस राज्य में होती है। तो ये है बिहार में। ठीक है, अभी भी इलेक्शन चल ही रहा है तो जातिगत राजनीति यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होती है बिहार में, तो उससे देखिए उससे प्रश्न भी यहाँ पे बन गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो इस्पात प्लांट का केंद्र जो है उस समय अगर देखा जाए जब झारखंड से अलग नहीं हुआ था तो इसका आंसर होगा धनबाद। ठीक है, लेकिन 1999 में जब क्या हुआ, 1999 के बाद अगर देखा जाए तो दौरान बिहार में स्टील प्लांट धनबाद में स्थित था, लेकिन वर्तमान में बिहार राज्य में कोई स्टील प्लांट नहीं है। स्टील प्लांट यहाँ पे बिहार में कोई नहीं है। ठीक है, और विभाजन के बाद जमशेदपुर एवं बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड राज्य के अंतर्गत उसको वो चला गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए उस समय जब विभाजन नहीं हुआ था तो पागलखाना जो था वो रांची में था। ठीक है, लेकिन अभी बिहार में मतलब अभी वो मतलब जो तो झारखंड में चला गया। ठीक है, तो अभी बिहार में कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जर्मनी जो है इसका संयुक्त जो यूएन जो है ना, यूएनओ का सुरक्षा परिषद का ये जो है सदस्य नहीं है। वो क्यों? तो क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से हैं, तो 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है एक में। ठीक है, उसके बाद से ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन हो गया, फिर फ्रांस हो गया, फिर उसके बाद से आपका चीन हो गया, उसके बाद से फिर रूस हो गया। ओके, तो ये 5 जो है अस्थाई देश यूएनओ के हैं। वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया है। तो उस समय की बात होगी। ठीक है, तो करेंट का है तो स्वराज पाल इसको आप लोग मतलब उस समय के अनुसार ये होंगे। ठीक है, साथ का सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में रिपब्लिकन जो पार्टी है, एक सेकेंड, हाँ भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। तो भारत में जो सिलिकॉन घाटी जो है वो बेंगलोर में है। ठीक है, इंडिया टुडे का संपादक कौन है। तो इंडिया टुडे का संपादक अरुण पुरी हैं। ये 1999 का है तो इसको करेंट का है, हटाइए, इसको नहीं देखेंगे हम लोग। डायरेक्ट देखते हैं कि ये पीटी उषा, ये भी हटाइए, ये भी करेंट का क्वेश्चन है। कैबिनेट स्तर पे ये भी करंट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। लिनक्स क्या है। तो लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है।
नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम जो है वो किससे मेल खाती है। तो ये जो है इसका ऑप्शन जो होगा वो, इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि केवल एक। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। तो हाल ही में डीजल की कीमत क्यों बढ़ाई गई है। तो डीजल की जो कीमत बढ़ाई गई वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था। तो सबको ही जानता है भाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नॉन अलाइंग मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेम के नाम से, उसका कौन नेता था। तो भारत। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया। तो नेपाल ने किया है। रामेश्वरम किसका हिस्सा है। तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु का हिस्सा है। वर्ष 1998 का दादा साहब का फाल्के का पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये जो है BR चोपड़ा को दिया गया, लेकिन अभी रिसेंटली पूछा जाए तो मतलब अभी वर्तमान में दिया गया अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ठीक है, वाजपेयी बस कूटनीति बस डिप्लोमेसी का किस देश से संबंध है। तो पाकिस्तान से। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको चालू करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूजन है। ठीक है, कंफ्यूजन इसलिए है कि चीन जो है ये भी सार्क का सदस्य नहीं, और म्यांमार भी है जो भी सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों होगा। तो अगर पांचवा ऑप्शन रहता तो पांचवा ऑप्शन लगाया जा सकता था, लेकिन पांचवा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए A और B दोनों ऑप्शन गलत, मतलब सदस्य नहीं है। ओके, पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलटने यानी कि COP-D8 वाले सेना प्रधान का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा जनरल परवेज मुशर्रफ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक प्रणाली को शर्मनाक यानी कि प्रोनोग्राफिक करार देकर बहिष्कृत यानी कि बैंड कर दिया है। वह किस देश की है। तो ये जो है वह किस देश की है। तो ये रूस की है। ठीक है, इस मतलब 24 का ऑप्शन जो होगा वो B होगा। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था। तो पोखरण द्वितीय परीक्षण 11 मई 1998 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT को कब अपनाया था। तो CTBT को अपनाया था 10 सितंबर 1996 को अपनाया था। नेक्स्ट देखते हैं कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। उस समय का प्रश्न है, तो ये तेलुगु देशम पार्टी होगा। ठीक है, तो करंट का है तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न देखेंगे हम डायरेक्ट कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं। तो ये जो मिले हैं आपको महाराष्ट्र में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी ग्राह स्टेनज उसके पुत्र को मारने वाले मुख्य अभियुक्त का नाम क्या है। तो मुख्य अभियुक्त का नाम दारा सिंह है। वो करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय पूछा गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रैंड कैनियन क्या है। तो ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है यानी कि एक गॉर्ज है। ठीक है, वो कैसे है एक गॉर्ज। तो महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढाल पर संकरी गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियां जो है महासागर के अंदर होने के कारण क्या होता है कि अंतःसागरीय कंदराएं जो होती है ना उसको कैनियन कहते हैं। ग्रैंड कैनियन जो है एक बड़े मतलब खड्ड को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो ये होता है देशांतर रेखा होता है। वो कैसे होता है। तो किसी देश का स्थान का मानक या प्रमाणिक जो समय होता है यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, तो वह समय जो होता है स्टैंडर्ड टाइम वह समय है जो उस देश के केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बोडो निवासी है कहाँ की। बोडो कहाँ की निवासी है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपको गारो पहाड़ी के। पनामा नहर जोड़ती है किसको। प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। और पनामा पेपर का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। माउंट एटना कहाँ है। तो माउंट एटना मतलब क्या है। माउंट एटना क्या है। तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। ये जो है इटली में, इटली जगह है, इटली एक मतलब वहाँ पे इटली में क्या है एक जो इटली में क्या है कि एक मतलब सिसली द्वीप है। एक सिसली द्वीप है। ठीक है, उस पे स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब कि हमेशा ये
लावा का उद्गार होते रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है। तो इसका देखेंगे 36 का जो आंसर होगा वो होगा बी, शिवालिक होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबर जो उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल है। ठीक है, 37 का होगा सी, केरल है। कैसे, तो भारत में रबर की खेती का श्रेय लॉर्ड सेलीसब्री को जाता है, सेलीसब्री, लॉर्ड सेलीसब्री। ठीक है, लॉर्ड सेलीसब्री को जाता है। रबर उत्पादन में देश के अग्रणी राज्य जो हैं वो है केरल। ठीक है, केरल है, उसके बाद से तमिलनाडु है और उसके बाद से कर्नाटका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि आम्र वर्षा क्या है। आम्र वर्षा क्या चीज है, तो आम्र वर्षा जो है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली जो वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्च अप्रैल में। याद रखिएगा, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है वो आम्र वर्षा होती है। 39 नंबर देखेंगे कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, तो ये नीलगिरी है। ठीक है, नीलगिरी। ओके, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में। कौन सा क्रम है, तो देखिए उस समय के अनुसार तो नहीं, अभी फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, प्रथम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक किस चीज का उत्पादन करता है, तो भारत अपनी आवश्यकता से अधिक चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, इधर से, ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं कौन कौन सी है, तो एक तो नर्मदा हो जाएगी और दूसरा ताप्ती हो जाएगी। तो ए और दो, यानी कि ऑप्शन जो ए उसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो इसका 43 का जो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में है। ठीक है, और देहरादून में क्या है, तो देहरादून में है वन अनुसंधान केंद्र, देहरादून में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम 44 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जब झारखंड जो अलग नहीं हुआ था तो उस समय जो मतलब बिहार से जो लगने वाली मतलब राज्यों की संख्या जो थी वो 4 थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसके बाद से अब बिहार से लगने वाले राज्यों की संख्या जो है अब वो कितनी हो गई है, 3 हो गया है। कौन कौन, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और उत्तर में जो है ना वो नेपाल है, तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा पूछ रहे हैं, यहाँ पे राज्यों की सीमा पूछ रहा है, राज्यों की संख्या पूछ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार की वर्ष 1891 की जनसंख्या जो वृद्धि, इसको हटाइए, वो उस समय का है, आप लोग करंट वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है, 46 का। तो उस समय के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जब झारखंड हमारे यहाँ था तब। लेकिन अभी वर्तमान के समय में देखा जाए तो कोयला उत्पादन में घटता क्रम इस प्रकार है कि सबसे ज़्यादा जो है वो झारखंड, सबसे ज़्यादा झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उसके बाद से फिर जो है आपका पश्चिम बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 23। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है। 48 का देखेंगे तो ये जो है सिंहभूम से होती है। ओके, इसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है, 49 का हो जाएगा सबसे बड़ा नगर रांची है। मतलब धनबाद, जमशेदपुर, गया और रांची में सबसे बड़ा नगर रांची है। पूर्व में बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है, तो दामोदर है। ठीक है, पूर्व में बंगाल का इसको शोक कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थान है वो छोटा नागपुर की पहाड़ी है। ओके, और छोटा नागपुर का पठार है तथा बंगाल में डायमंड हार्बर के निकट क्या है, तो इसका जो है वो निकट इसका मुहाना है जहाँ पे यह गिरती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में, मतलब दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में बहती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 51 क्वेश्चन जो है इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में की गई थी। तो कौन किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं है, नरमपंथी में कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक भाई। इन्हीं का तो नारा सब सुप्रसिद्ध हुआ था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे
लेकर के रहूंगा चाहे वो जैसे भी मिले। ओके, तो नरमपंथी ये नहीं थे, गरम दल के नेता थे। बाकी जीके गोखले, आरसी दत्त और डब्ल्यू सी बनर्जी ये लोग जो थे नरमपंथी दल के थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया, मतलब प्रभाव में कब आया, गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? तो 53 का जो आंसर हो जाए 1906 के बाद आता है। ठीक है, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, बंगाल विभाजन हो जाता है, उस समय ये आता है। ठीक है, मतलब गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1943 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो संस्थापक एओ ह्यूम थे। तो वे कौन थे? तो एक असैनिक सेवक थे, यानी कि सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, सैनिक नहीं थे। ओके, भगत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी कब? मार्च में दी गई थी 1931 में। एग्जैक्ट डेट पता है आप लोगों को? 23 मार्च 1931 को दे दी गई थी। ठीक है, शाम को 7:05 पे दी गई थी। ठीक है, देना था कब इनको? तो 24 मार्च को देना था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जानबूझ करके 23 मार्च को शाम को ही इनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ठीक है, ये 57 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो इसका आंसर होगा ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। ओके, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद कौन सा शुरू हुआ? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आगे देखते हैं हम कि आगे क्वेश्चन है कि आईएनए की जो स्थापना है कहाँ पे हुई थी, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की जो मतलब वो स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि सिंगापुर में। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में जो कि वर्ष 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा मतलब 60 नंबर का हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि 1919 में जो क्या हुआ था ना, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था। और इसकी अध्यक्षता जो ये कहाँ पे सम्मेलन जो हुआ था? तो ये हुआ था सम्मेलन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? तो दिल्ली में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने साल के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। ओके, अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? तो अधिकतर जो नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी थे या फिर पंजाब से जो भी थे, पंजाब से तो बहुत लोग थे भाई। लाला लाजपत राय का नाम आप लोग देख सकते हैं, भगत सिंह का नाम देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जो भी नेता थे वो क्या थे? मतलब वो गरम दल के थे। और नरमपंथी नेता कौन थे? तो शहरी क्षेत्र से थे। 63 देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। ये किसका केंद्र रहा? ये जो केंद्र मतलब केंद्र था वो कहाँ पे था? तो ये जगदीशपुर में था। ठीक है, और यहाँ के कौन थे? तो जगदीशपुर में वहीं वीर कुंवर सिंह। 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस कविता को। ठीक है, देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है, हो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो हो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपको 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। कैसे? तो हो विद्रोह जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो ये सिंहभूम छोटा नागपुर पर अंग्रेजों के जो है ना वो क्या किए थे? अधिकार कर लिए थे। उसके कारण विरोध में 1820 ईस्वी में हुआ। एक बार फिर ये विद्रोह हुआ था 1831 में हुआ था, और फिर 1837 में भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जगदीशपुर के जो राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो कौन थे? अरे भाई वही तो नाम लिया था ना उनका, कुंवर सिंह थे। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। जिला कौन सा जिला था उनका? तो ये 66 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? मुंगेर जिला के थे। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे कौन थे? तो वे जो थे उनका नाम था शिव कुमार और रामानंद नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती रामप्यारी नाम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो इनको जो है वो 69 का जो आंसर हो जाएगा ये होगा बांकीपुर जेल पटना में इनको भेज दिया गया।
जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। ठीक है, पुरुष जीन संगठक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन में क्या होता है? तो XY होता है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न रक्त वर्ग जो होता है सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है कौन? तो वो होता है। और सब डोनर मतलब और ब्लड सब मतलब मतलब सबसे ब्लड लेने वाला कौन होता है? तो ए बी होता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण किसके मतलब किस गैस के कारण होता है? तो CO2 और सूर्य की प्रकाश के कारण होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है इसमें से? O2 जो होता है वो रिलीज करता है, छोड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग सांस लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 अभी तो बताया ना। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया था उसने चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण सिंथेसिस पूछ रहा है यहाँ पे, सिंथेसिस किसने किया था? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि खुराना ने किया था। पानी का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किस धातु से बनाई मिश्र धातु जो एलॉय होती है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लाई जाती है? तो ये जो है इसका जो आंसर होगा एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम, जैसे कि रेल के डिब्बों के पुर्जों में काम में लाई जाती है। ओके, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? तो ये भारत के बिहार में चांदी की उपलब्धता होती है। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लाते हैं? तो ये है SO2 को हम लोग काम में लाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश का जो शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो 82 का जो आंसर होगा वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है वो जो होता है ना वो तेजाब का मूल रासायनिक माना जाता है। ओके, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है? तो X किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर जो क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? ये फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का उष्मीय प्रभाव पे है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज होगा वो क्या होगा? उष्मीय प्रभाव, यानी कि ज़्यादा हीट होगा और हीट होकर के वो तार जो होता है ना फ्यूज वो गल जाता है। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित जो क्या होते हैं, निम्नलिखित कण होते हैं वो कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है, जैसे कि आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या हो गया भाई? ये पेन हो गया। ठीक है, और क्या होता है ना कि मतलब जो न्यूट्रॉन से मिलकर के ये मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं। जो नाभिक होता है ना उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ इसका क्या होता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो है वो जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है, इसको ठोस CO2 जो होता है वो शुष्क बर्फ होता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, जो है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाए जाते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि निवारण के लिए जो काम में लाए जाते हैं वो कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। दूरदृष्टि जो दोष होता है, ठीक है, निकट की वस्तुओं को ना देखिए उल्टा होता है। जैसे कि हम अगर नज़दीक की ये अगर आपका आँख है, ठीक है, यहाँ की अगर वस्तुएं को अगर हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग कि हमको क्या हो गया है ना कि दूरदृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, जब दूर की वस्तुओं को हम लोग नहीं देख पाते हैं तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि। दूर जब रहेगा तो निकट दृष्टि, और जब नज़दीक रहेगा तो उसको दूरदृष्टि। तो जब दूरदृष्टि होता है, ठीक है, तो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से फिर क्या है ना कि मतलब इसमें अब देखिए दूरदृष्टि दोष जो होता है उसका कारण क्या है? मुख्य कारण जो होता है, नेत्र का जो गोलक होता है ना वो छोटा हो जाता है। मतलब ये जो होता है ना ये छोटा हो जाता है। ठीक है, गोलक जो यहाँ पे ये जो गोला होता है ना, गोलक
ये क्या होता है, ये छोटा हो जाता है, ठीक है। और नेत्र की फोकस दूरी जो होती है ना वो अधिक हो जाती है, यानी कि जो मतलब क्या होता है ना कि ये दूर लगता है पढ़ने, ठीक है। वस्तु है यहाँ पे और ये जो है यहाँ पे लगता है पढ़ने। तो उसके बाद से और प्रतिबिंब जो होता है ना वो रेटिना, जैसे मान के चलिए कि ये आपका रेटिना हो गया, तो प्रतिबिंब जो बनता है ना ये आपको रेटिना के पीछे बनता है। तो इसी को क्या करता है कि दूर मतलब जब यहाँ पे कन्वेक्स लेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि उत्तल लेंस जब लगा देते हैं तो क्या होता है, प्रकाश इधर से आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आकर के और फिर ये क्या होगा, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पे आकर के आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, रेटिना पे हमेशा किसी भी फिगर का, किसी भी चीज़ का उल्टा बनता है। जैसे कि अगर कोई कलम अगर मतलब सीधे है, कलम एक कलम हो गया आपका, सॉरी ये आपका अगर कलम हो गया, ठीक है, तो अगर ये सीधे दिखाई दे रहा है ना तो रेटिना पे पता है इसका बिंब कैसे बन रहा होगा, ये ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारी जो सामंजस्य शक्ति जो है, जिसको अंडरस्टैंडिंग पावर बोलते हैं, वो जो होता है ना उसको वो सीधा कर देता है। चलिए, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। अरे भाई, दोपहर के 12 बजे कोई इंद्रधनुष दिखाई देता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, ठीक है। यह नहीं देख सकते, दिखाई देगा लेकिन नहीं देख सकते ना, क्योंकि मतलब क्या होता है ना कि सूर्य की जो मतलब मान के चलिए कि आपका सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे पड़ेगा, सूर्य का जो प्रकाश है सीधे पड़ेगा ना 12 बजे सूर्य का जो प्रकाश है सीधे पड़ेगा, तो कहाँ से दिखाई देगा। और जबकि इसको देखने के लिए क्या होना चाहिए, जबकि इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की जो स्थिति है ना वो सिर के पीछे होना चाहिए, ठीक है। सिर के जब पीछे होगा सूर्य तभी हम लोग इसको देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के काम में मतलब लेते हैं तो हम लोग अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं। हमेशा कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र देखेंगे। धोने का जो सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ओके। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3 जो होता है इसको खाने का सोडा बोलते हैं, ठीक है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ मैथ का क्वेश्चन, तो मैथ का क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। सही कथन चुनना है, यहाँ पे सही कथन चुनिए। तो ये जो प्रश्न है सही कथन इसमें है कि आर्यभट्ट जो थे वो एक गणितीय, आर्यभट्टीय जो है एक गणितीय ग्रंथ है, बाकी ये सब जो है वो गलत है। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत कब की गई? समुदाय जो मतलब विकास योजना जो है वो शुरू की गई थी कब? तो ये जो की गई थी 1952 ईस्वी में की गई थी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित हुआ था। पंचायती राज जो है प्रथम परिवर्तित किया गया था कहाँ पे? तो राजस्थान में किया गया था, ठीक है। फिर देखेंगे 103 नंबर प्रश्न देखेंगे हम, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य जो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज्य को किसके अंतर्गत मतलब डैश डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में मतलब वो किया गया है, ठीक है, इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में संघीय वित्त यानी कि फेडरल फिनांस संबंध रखता है किससे? तो ये राज्यों एवं केंद्र के वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से ये संबंध रखता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल यानी कि झारखंड राज्य का बनना संभव है। उस समय का करेंट का क्वेश्चन था, तो कैसे संभव है? तो इसको जान लीजिए, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, क्योंकि बिना संविधान की अनुमति को और बिना संविधान के जो भी प्रोसीजर उसको बिना फॉलो किए हुए हम लोग क्या है कि दूसरा राज्य का गठन नहीं कर सकते। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो ये उस समय की बात है। अभी का कौन है उपाध्यक्ष, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय मंत्री, ये भी उसी समय का प्रश्न है, तो हालांकि देख लेते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है पॉलिटी का।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाल ही के एक निर्णय के तहत अन्य पिछड़े जाति की समूह सूची में 17 राज्यों के उपजातियों की एक संख्या को जोड़ा गया है। वह संख्या क्या है? ठीक है, तो वह संख्या जो है वो 136 है। भूमि सुधार किस विषय के सूची के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंदर, लैंड रिफॉर्म्स जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या और ये सभी। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए, अच्छा ये हटाइए, करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जिसका जो आंसर होगा ये जो होगा एडीबी जो है, ठीक है, यानी कि इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका संबंध जो है विश्व बैंक से नहीं है। वर्ष 1971 में 1981 की तुलना में 1981 और 1991 के बीच भारत की जनसंख्या का जो दशक आधार वृद्धि का सीमांत रूप से क्या हुआ है? तो 113 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी घट गया है। ओके, देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ये उतना पूछे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किसकी सिफारिश पर बैंकों में जो है ना, बैंकों का जो मतलब ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। ठीक है, तो 114 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नरसिंघम कमेटी। ठीक है, नरसिंघम कमेटी वर्तमान देश ने ग्रहण किया है। वर्तमान में देश ने क्या ग्रहण किया? तो वर्तमान समय की बात, भाई अभी की तो बात है नहीं, तो इसको छोड़ेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं कि 116 नंबर मोव डैट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा, ये भी करंट का, छोड़िए इसको। समान रूप से मुद्रा नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो प्रधान लक्ष्य जो होता है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना, मुद्रा मॉनेटरी पॉलिसी का लक्ष्य होता है। कृषि में जुग्म पैदावार का आशय मतलब उगाने को है, तो क्या उगाने को है? ठीक है, मतलब डैश को उगाने से है, तो 118 का जो आंसर हो जाएगा वो एक ही साथ जो कृषि में जुग्म, यानी जुग्म से ही पता चल गया ना कि जोड़ा पैदावार, तो एक साथ 2 फसल उगाने को है। नेक्स्ट देखते हैं कि जननांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का जो अनुपात है, अनुपात से जननांकी में लिंग अनुपात का उससे संबंध है। भारतीय मुद्रा छापी जाती है, तो भारतीय मुद्रा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। भारत में पहला पन बिजली जो शक्ति केंद्र है, ठीक है, भारत में जो पहला जो पन बिजली शक्ति केंद्र जो है वो कहाँ पे है? तो ये जो है शिव समुद्रम में है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये जो है वो शिव समुद्रम में है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित, ये भी हटाइए, दर हटाइए, उस समय का कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, 123 नंबर क्वेश्चन अच्छा है कि दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो क्या है? तो ये जो है विकसित देशों की जो करेंसी होती है उसको हार्ड करेंसी बोला जाता है। ओके, नाबार्ड उधार देता है, किसको देता है भाई नाबार्ड उधार? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं WTO अस्तित्व में कब आया? WTO जो अस्तित्व में आया था जनवरी 1995 में आया था। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पीटर सदरलैंड जो है विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष हैं। भारत का योजना अवकाश प्लान हॉलीडे क्या मतलब होना चाहिए इसमें से? तो 66 से 69, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 जो 3 जो योजना अवकाश आया था उसी के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। 128 नंबर देखते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिन्हें ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है, किसमें वर्गीकृत है भाई? तो ये जो वर्गीकृत है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में वर्गीकृत है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन यानी कि फाइनल अप्रूवल कौन देता है? तो ये जो अप्रूवल देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको NDC बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। ओके, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग जो है एक असंवैधानिक निकाय है, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, तो 130 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वप्नावास वदता के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं भास। ठीक है, तो 131 का हो जाएगा बी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ।
पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भाई? तो सब कोई जानता है, चंद्रभद्राई। और कहानी के अनुसार ये कहा जाता है कि इसी में पृथ्वीराज रासो ने बताया है कि हुमायूं को जो मारने के लिए कौन था? पृथ्वीराज चौहान ने ही हुमायूं को एक तीर में मार करके उसको जान ले ली थी। ठीक है, जब हुमायूं पृथ्वीराज चौहान को जब गिरफ्तार कर लेता है हुमायूं तब। ठीक है, और यही चंद्रभद्राई के बारे में ये भी कहानी है कि चंद्रभद्राई जो था वो इसके मौसी का लड़का था। किसके? पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, अब सच्चाई कितनी है अब ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये दंत कथा के रूप में प्रचलित है। ओके, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंदेल थे। ठीक है, 134 का ये होगा, यानी कि चंदेल। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? तो गोलकुंडा का जो युद्ध है विजयनगर के कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। 136 नंबर प्रश्न देखेंगे हम कि मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है यहाँ पे देखेंगे, उसका नाम है प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह। ठीक है, आगे देखेंगे औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। नेक्स्ट देखेंगे हम 138 नंबर प्रश्न की ओर रुख करेंगे। देखते हैं 138 नंबर प्रश्न में क्या है, क्या देखने को मिलता है। तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो किन उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। आप लोगों ने देखा होगा ना पद्मावत मूवी। ठीक है, तो पद्मावत मूवी में भी तो वही मतलब पद्मावती के बारे में ही है ना। राणा रतन सिंह शाहिद कपूर का ने रोल किया है और अलाउद्दीन खिलजी वहीं रणवीर सिंह, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो रणवीर सिंह ने उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया है। ओके, 139 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन जो सखा थी वो किससे थी? तो इसका जो आंसर होगा वो खिलाफत आंदोलन से ही शुरुआत 1919 में जो हुआ था उसी का ये सखा थी। ओके, आगे देखते हैं कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के जो अध्यक्ष जो थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान है। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य कौन सा है? तो आर्य समाज है। कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में इसने क्या किया था कि मतलब आर्य समाज की मतलब क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो है कि लेखक कौन है? तो इसका बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। 144 का ऑप्शन डी सही है। ओके, 145 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का युग है? तो गुप्त काल है और कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन है? तो मुस्लिम, वही बख्तियार खिलजी तो जो था उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये जो है इसमें हैदर अली खान नहीं होंगे, राजपूत कुंवर सिंह भी नहीं होंगे, जुझार सिंह भी नहीं होंगे और कुशल सिंह भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 1857 जो पटना में विद्रोह हुआ था तो उसके नेता जो थे वो पीर अली थे। ठीक है, पीर अली उनका नाम था और मतलब इसलिए जो ऑप्शन दिया गया है ना ये सभी गलत है। ओके, महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों ने वर्ष 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो उसमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था वो था आपको पटना था। ठीक है, 149 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो ये जावा और सुमात्रा से इसका संपर्क था। बिहार का संपर्क जो था जावा और सुमात्रा से था। विक्रमशिला जो है शिक्षा केंद्र, इसके संस्थापक का नाम क्या है? इसके संस्थापक का नाम धर्मपाल है जो पाल वंश के एक शासक थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोगों ने ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 43वीं बीपीएससी 1999 को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा।
और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी आगे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी किसी को बहुत बहुत धन्यवाद जीएस साइको एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। और हाँ, एक मिनट, आप लोग नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर के वहाँ से और भी सारे वीडियोज का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी किसी को बहुत बहुत धन्यवाद।